द्रुतिका, हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपको सिविल जज में आपने कामयाबी हासिल की है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमारे श्रोताओं की जानकारी के लिए बताएं कि ये कितना एक आपका अथक प्रयास था या मेहनत थी जिसके बल पर आपने पहले ही प्रयास में ये सिविल जज की परीक्षा उत्तीर्ण की। जी सर, जैसे कि एक नेशनल लेवल का ये कंपटीशन होता है तो फॉर श्योर चैलेंजिंग था, और क्योंकि फ़र्स्ट अटेम्प्ट था तो वो डिटर्मिनेशन था कि एक फ़र्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। और साथ ही में मेरे पेरेंट्स का, टीचर्स का, और स्पेशली जो मेरे ग्रैंडफादर हैं और मेरे बड़े भाई पुनीत चंदसौरिया, उनका बहुत सपोर्ट था स्टार्टिंग से ही। उन्होंने ही मुझे लॉ की फील्ड में इंट्रोड्यूस कराया, और ये था कि पहले अटेम्प्ट में मुझे क्लियर करना है, तो आई गेस वो सबकी ब्लेसिंग से ये चीज़ पॉसिबल हुई है मेरे लिए। सर, मैं इसका जो मुझे सफलता मिली, मैं उसका क्रेडिट अपनी मौसी को देना चाहूँगी, डॉक्टर मालती व्यास को। उन्होंने मुझे बचपन से रख के पढ़ाया और बहुत सपोर्ट किया हर स्टेप पे इस प्रोसेस के, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। बिल्कुल सही बात है, सभी के आशीर्वाद से और आपकी मेहनत से ये कामयाबी की राह आपने तय की है। सिविल जज बनने के पीछे आपका क्या सोच रही जिसको लेकर आपने इस परीक्षा में प्रतिभागिता की और ये अटेम्प्ट किया इसे? सर, एज़ अ लॉ स्टूडेंट ये चीज़ मेरे मन में बिल्कुल स्टार्टिंग से ही फर्स्ट ईयर से थी कि एक बार तो इस एग्ज़ाम को मुझे अपना बेस्ट अटेम्प्ट देना ही है। पर जैसे जैसे मैंने अपने लॉ स्कूल के ड्यूरेशन में इंटर्नशिप्स करी, सुप्रीम कोर्ट जज के अंडर भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजेस के अंडर भी, तो मुझे ये चीज़ फ़ील हुई कि एक तो जो लोगों का जो विश्वास है इस इंस्टीट्यूशन पे, जैसा वो ट्रस्ट करते हैं कि हमें यहाँ से न्याय मिलेगा, और जब कुछ नहीं होगा तो फिर हम कोर्ट जाएंगे, वहाँ से तो हमको न्याय मिलेगा ही। तो मुझे ये चीज़ बहुत फैसिनेटिंग लगी इस पर्टिकुलर सर्विस के बारे में, और तभी मैंने ये चीज़ डिटरमाइन करी कि मुझे भी इस इंस्टीट्यूशन का पार्ट बनना है। अच्छा, हमारे श्रोताओं की जानकारी के लिए बताएं कि सिविल जज की जो परीक्षा होती है कौन कौन से चरणों से होकर गुजरना होता है और किस तरीके के विषयों को इसमें समाहित करके ये पढ़ाई हम करते हैं। जी सर, ये जो सिविल जज का जो एग्ज़ाम होता है, ये एक 3 स्टेजेस से पूरा प्रोसेस ये बनता है। सबसे पहले तो प्री एग्ज़ामिनेशन होता है, जो एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। तो एमपी में जैसे हर स्टेट का अपना अलग अलग सिलेबस और अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं एमपी की बात करूं तो एमपी में प्री का जो एग्ज़ाम होता है वो 150 मार्क्स का होता है, जिसमें लॉ के 110 क्वेश्चंस आते हैं, 20 मार्क्स की जीके पूछी जाती है, 10 मार्क्स का कंप्यूटर होता है और 10 मार्क्स की इंग्लिश आती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और कट ऑफ के बेसिस पे इस पे सिलेक्शन होता है। जो कैंडिडेट्स प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं वो फिर मेंस के एग्ज़ाम में बैठते हैं। मेंस जो है वो एक पूरा रिटन और डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पे एग्ज़ाम होता है। सिलेबस दोनों के लिए सेम ही होता है, प्री और मेंस के लिए। और मेंस एग्ज़ाम वो 2 दिन में 4 शिफ्ट्स में कंडक्ट कराया जाता है। 4 पेपर्स होते हैं इसमें। पहला पेपर सिविल लॉ का होता है, जिसमें 6 सब्जेक्ट्स आते हैं हमारे सिलेबस के। सेकंड पेपर जो होता है वो ट्रांसलेशन और ऐसे राइटिंग का होता है। और थर्ड पेपर जो होता है वो क्रिमिनल लॉ का होता है, जिसमें बाकी के हमारे 6 सब्जेक्ट्स आते हैं। और जो चौथा पेपर होता है वो जजमेंट राइटिंग का होता है। जी, ये चारों ही पेपर 100 मार्क्स के होते हैं, तो टोटल 400 मार्क्स का ये मेंस का पेपर होता है। जो कैंडिडेट्स फिर मेंस क्वालिफाई करते हैं उनको फिर इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजरना होता है। वो एक 50 मार्क्स का एक पर्सनल इंटरव्यू होता है, जो हाई कोर्ट में ही कंडक्ट कराया जाता है। तो मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे एक फाइनल मेरिट तैयार होती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे होकर हमें गुजरना होता है, तब हम इस राह पर पहुंचते हैं। और जिस कैंडिडेट के साथ कामयाबी का तमगा जुड़ जाता है, जिससे सफलता जब उसके पास हो जाती है, तो बाकी लोगों के मन में ये चाहत होती है कि पढ़ने की शैली उसकी कैसी है। क्योंकि पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन एक अलग रूटीन बनाकर और अलग ही एक रणनीति बनाकर जब हम पढ़ते हैं तो उसका एक अलग रास्ता अख्तियार होता है। बताएं कि आपने किस प्रकार से ये पूरा तय किया कि मुझे इस स्टाइल से पढ़ना है? जी सर, ऑब्वियसली एक बहुत ही रिगरस प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एक कैंडिडेट को अपने आप को रखना होता है। तो मैंने जब मैं अपने कॉलेज के 5th ईयर में थी, तब मैंने, क्योंकि उस समय पे कोविड चल रहा था, तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस ही ज्वाइन करी थी। सेम क्लासेस जहाँ से मैंने अपनी क्लैट की प्रिपरेशन करी थी। तो इसीलिए मुझे वहाँ का पता था, टीचर्स पे विश्वास था, तो मैंने वही सेम इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। 1 साल की कोचिंग ख़त्म होने के बाद जब मेरा साथ में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तो मैं साथ ही साथ अपना पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यू कर रही थी भोपाल से ही। और क्योंकि उसी समय ये एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया और मैं एलिजिबिलिटी देने के लिए, तो मैं इस एग्ज़ाम में अपीयर हुई प्री के लिए। मैंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि जब एक बार मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया तो मैंने बार बार उसको रिवीजन में रखा, क्योंकि जैसे
जैसे 3 स्टेजेस है, तीनों स्टेजेस की रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग होती है। प्री के लिए मैंने पास्ट ईयर पेपर्स और जो प्रैक्टिस बुक्स आती हैं जिसमें सारे ही स्टेट के क्वेश्चंस होते हैं, वो मैंने सारे ही क्वेश्चंस लगाए थे। अच्छा। फिर मेंस के लिए जो था उसमें मैंने जो अनसॉल्व्ड बुक आती है पास्ट ईयर पेपर्स और प्रैक्टिस की, तो मेंस में मैंने वो बुक को रेफ़र किया था, क्वेश्चन से उन आंसर्स के सिनॉप्सिस बनाए थे और टेस्ट सीरीज़ एक ज्वाइन करी थी, तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया। और फिर मॉक जब ये होता है, इंटरव्यू का प्रोसेस आता है, जब आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो अलग अलग कोचिंग मॉक इंटरव्यू सेशंस कराते ही हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए। और जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें ज़ाहिर होता है कि कुछ रिलैक्स भी होना चाहिए, हमें कुछ रेस्ट भी मिलना चाहिए हमारे दिमाग को। तो उसके लिए आपने कौन-कौन से स्टेप्स पे काम किया ताकि आप में ऊर्जा भी बनी रहे और आपका जो पढ़ाई का जो क्रम है वो भी चलता रहे? जी, जब मुझे मतलब बहुत ही नेचुरल है कि ये इतना रिगरस प्रोसेस है, तो बीच में थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं और एक वो रिफ़्रेश अपने आप को करने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे टाइम पे मैं अपने जो मेरे थोड़े क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, मेरे कज़िन्स हैं, तो उन लोगों से मैं बात करती थी, वो लोग मुझे मोटिवेट करते थे। मेरे पेरेंट्स हैं, सर जो मेरे हैं बैठे हुए, वो भी मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। तो सारे ही लोगों का सपोर्ट था। और जब कभी ऐसा होता था कि अगर मैं नहीं किसी से शेयर कर पा रही हूँ, तो फिर मैं जो मेरी हॉबीज़ थी कि मैं गाने सुन लेती थी, या फिर मैं कोई लाइट हार्टेड एक बुक पढ़ लेती थी, या फिर मुझे थोड़ा बहुत आर्ट एंड क्राफ्ट और ये DIY का इंटरेस्ट है, तो मैं वो सब करके अपने आप को एक ब्रेक देती थी ताकि मैं रिफ़्रेश होकर फिर से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर पाऊँ। तो जो लोग सुन रहे हैं उन्हें इन बातों को ध्यान में रख लेना चाहिए कि हमें रिलैक्स भी होना है और बिल्कुल एकदम से किताबों के भीतर ही अपना एक समय नहीं बिताना है। द्रुतिका, हम जानना चाहते हैं कि सिविल जज बनने के बाद आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? अब कौन-कौन सी बातों पे आप फोकस करेंगी ताकि आप अपने काम के साथ-साथ देश के विकास में भी योगदान दे सकें? बिल्कुल सर, मेरी प्राथमिकता तो पहले यही है कि जो भी मैंने अपने लॉ स्कूल में सीखा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, संवैधानिक जो हमें पढ़ाया जाता है, मूल्य हैं, उनको मैं ट्राई करूँगी कि मैं उनको फॉलो करते हुए अपनी सारी ड्यूटीज़ फुलफ़िल करूँ, अपना बेस्ट दे के वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को मैं अपहोल्ड करने की कोशिश करूँगी। और मैं ट्राई करूँगी कि मेरे सामने जो भी अगर कोई केस आता है, तो उसमें जो सही है लॉ के मुताबिक, मैं उस चीज़ को फॉलो करते हुए न्याय जस्टिस डिलीवर कर पाऊँ। तो ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। चलिए, बहुत शुभकामनाएं मैं आपको देना चाहते हैं। जो लोग इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सिविल जज हो या इंजीनियरिंग का कोई कोर्स हो या दूसरे फील्ड हों, कौन सी बातों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दी लोग निराशा की गर्त में चले जाते हैं, बहुत सारे गलत कदम की तरफ चले जाते हैं। तो आप चूँकि एक सफलता का पर्याय बन चुकी हैं, तो क्या कहना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं आप जैसे बाकी युवाओं से? मेरा जो एक मैसेज रहेगा किसी भी एस्पिरेंट के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के, वो यही रहेगा कि सब लोग अपना बेस्ट ट्राई करते हैं कि पहले ही अटेम्प्ट में वो एग्ज़ाम निकले, बट हमेशा ये मेरे मन में था कि मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी कि पहले अटेम्प्ट में मैं सक्सेसफुल हूँ इस एग्ज़ाम में। बट ये भी चीज़ ध्यान रखने की पहली बात तो कंसिस्टेंट रहना है इस एग्ज़ाम को लेके, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेके। आप अपना एक रूटीन बनाएं, उसको कंसिस्टेंटली और रिलीजियसली फॉलो करें। जहाँ आपको ब्रेक की ज़रूरत है वहाँ ब्रेक भी लें, डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ। और दूसरा ये है कि अगर पहले अटेम्प्ट में सक्सेस नहीं भी मिलती है, तो उससे डीमोटिवेट नहीं होना है और कंटिन्यूसली उस चीज़ को अपने मन में रखना है कि मुझे यही एग्ज़ाम क्रैक करना है। और उसमें भले ही 2 अटेम्प्ट्स 3 अटेम्प्ट्स लगें, बट अगर आप कंसिस्टेंट हैं और डिटरमाइंड है अपने इस गोल को अकम्प्लिश करने के लिए, तो आई बिलीव कि बिल्कुल सक्सेस मिलती है। तो कुछ पंक्तियाँ भी आपको याद आ रही हैं? एक पंक्ति जो मुझे अभी ध्यान आ रही है, जिसको मैंने पहले भी बोला है कि वो मेरा आइडियल है। मैंने एक बार अपने एक सब्जेक्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, जो हमने अपने कॉलेज में पढ़ा था, उसमें मैंने ये चीज़ पढ़ी थी अपने प्रोफेसर से कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट इट मस्ट ऑल्सो सीन टू बी डन। तो न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए लोगों को कि न्याय होता है, तो उससे उनका विश्वास और बढ़ता है उस इंस्टीट्यूशन में। तो ये चीज़ एक थी जो मेरे साथ रह गई। वो चीज़ जब मैंने वो सुनी तो मुझे काफ़ी उसने मोटिवेट किया कि मुझे भी ऐसे एक इंस्टीट्यूशन का पार्ट बनना है जिसमें लोगों का इतना विश्वास हो। तो ये मुझे ध्यान आ रहा है अभी, और मैं इसी को फॉलो करने की कोशिश करूँगी। चलते चलते क्या कहना चाहती हैं हमारे सुनने वालों से? मेरा एक यही मैसेज है कि आप अपना गोल डिटरमाइन करें और एकदम फोकस्ड रहें उसको लेके कि मुझे यही चीज़ करनी है। कंसिस्टेंट रहें, ब्रेक्स की ज़रूरत है, ब्रेक्स लें, अपने आप को रिफ़्रेश करें और बाउंस बैक करके और अच्छी तैयारी करके उस गोल को अपने अचीव करें, और निराश ना हो, डिमोटिवेट ना हो, और बिल्कुल सक्सेस मिलेगी।
रुतिका जी, आपने बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए हैं और बहुत अच्छी बातें हमारे श्रोताओं से कही हैं। निश्चित रूप से वो यदि इसे अपनाते हैं तो वो भी किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण करने में कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। आपने जो इतना वक्त दिया, हम एक बार फिर से आपको सिविल जज की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर हार्दिक बधाई देते हैं, शुभकामनाएँ देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो क्षेत्र है उसमें आप बेहतर करके दिखाएँगी। हमसे बातचीत करने के लिए, वक्त देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इट वाज़ माय प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू सो मच।